वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं औरों में कहा दम था। 90 के जमाने में जब अजय देवगन और तब्बू जब किसी फिल्म में साथ आते थे तो उनकी केमिस्ट्री इतनी धुआंधार होती थी, स्क्रीन पर आग ही लग जाती थी। और इस नई फिल्म में दोनों किस्मत के सताए बिछड़े प्रेमियों का रोल प्ले कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करते हैं औरों में कहा दम था मूवी का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। फिल्म की शुरुआत यंग कृष्णा और वसु उर्फ वसुधा से होती है। दोनों मुंबई के समुद्र किनारे बैठे बातें कर रहे थे। वसु कृष्णा के कंधे पर सर टिकाए बैठी रहती है। उससे पूछती है कि कृष्णा, कोई हमको अलग तो नहीं करेगा ना। इस पर कृष्णा उसे जवाब देता है कि हम चेक किए थे, अभी तक तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है। किसी ने कोशिश भी की ना तो पूरी दुनिया को हम आग लगा देंगे। इसके बाद हम यंग चुगलबुल लड़के से खतरनाक बन चुके कृष्णा को जेल में दूसरे कैदियों के साथ देख पाते हैं। कृष्णा का दबदबा ऐसा है कि उसके चश्मा उतरते ही दूसरे कैदी पतली गली पकड़ लेते हैं और जो बच जाते हैं उसके सामने दोबारा खड़े होने के लायक नहीं रहते। तो वो 22 साल से जो कृष्णा डबल मर्डर की सजा काट रहा था, मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में उसकी पहचान अब सबसे हो गई थी। पुलिस वालों से लेकर कैदियों तक के बीच उसकी इज्जत थी। उसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता था। हालांकि दिखने में कृष्ण जो होता है वो एक सीधा साधा और डिसेंट आदमी था, लेकिन फिर भी उससे कोई भी पंगा नहीं लेता था, क्योंकि उसकी असलियत के बारे में सभी अच्छे से जानते थे। जेल में कुछ बदमाश गुंडे भी हैं जो कृष्णा की असलियत से वाकिफ नहीं थे, लेकिन कृष्णा जो है वो वक्त आने पर उन्हें मजा चगा देता है। तब तक वो उनके सामने बिल्कुल सीधा साधा रहता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि उसकी 25 साल की सजा को घटा दिया गया और उसे अब घर जाना होगा। तो वह पूरी तरह से एकदम से डर जाता है। बचपन में ही अनाथ हो गई कृष्णा के पास वापस जाने का कोई भी घर नहीं होता। वसुधा उसका सब कुछ थी, लेकिन जिंदगी जिस मोड़ पर वो दोनों खड़े हैं वहाँ एक दूसरे को अपनाना नामुमकिन था। ऐसे में वह जेल से निकल कर करेगा भी तो क्या करेगा। और साथ ही वो यह भी कह देता है कि वो बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि उसको अगले दिन रिहाई थी। लेकिन कृष्णा ऐसा होना देना नहीं चाहता था और वो जेल में ही रहना चाहता था। इसलिए वो जेल के सबसे बदमाश आदमी के पास जाता है और उसे वहां पर जाकर उसे बेरहमी से मारता है। लेकिन यहाँ पर उस बदमाश आदमी को लोग बचा कर ले जाते हैं और यहाँ पर कृष्णा को एक सेपरेट में डाल दिया जाता है। और जेल के ऑफिसर को ये बात अच्छे से मालूम है कि कृष्णा बाहर क्यों नहीं जाना चाहता, और ये बात भी मालूम है कि कृष्णा ने उस आदमी को क्यों मारा था, ताकि वो जेल से बाहर ना जा सके। लेकिन जाने दे दिया, लेकिन जो डिसीजन होता है वो फाइनल हो जाता है और अगले दिन जेल से रिहा होना ही होगा। कृष्णा के जेल से निकलने का मतलब था कि कृष्णा का 22 साल पहले हुए वाक्य को दोबारा जीना, वसुधा से दोबारा मुलाकात और बीते गमों को दोबारा वापसी। इसी सभी के बीच उसे उस कॉलोनी अंधेरी रातों को फिर से जीना पड़ेगा, जिसने उसकी और वसुधा की जिंदगी को आम लव स्टोरी से बदलकर एक खौफनाक सपने के रूप में बदल दिया था। तो अगले दिन कृष्णा रिहा होने वाला था और कृष्णा का सबसे अच्छा दोस्त जिग्नेश जो है वो यहाँ पर बात वसु को भी बता देता है, जिसके बाद कहानी जो है वो 22 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम ये वसु और कृष्णा को देख पाते हैं। और जो 22 साल पहले दोनों ही मुंबई के एक चौल में रहा करते थे, दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी थे और यहीं पर रहकर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उनका प्यार ऐसा था कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। वसुधा के पास तो उसकी पूरी फैमिली थी, लेकिन कृष्णा के पास कुछ भी नहीं था और वो पूरी तरह से अनाथ था। उसकी पूरी फैमिली सिर्फ और सिर्फ वसुधा ही थी और जो वसुधा के लिए कुछ भी कर सकता था। और इसलिए वो कृष्णा जो है वो काफी इंटेलिजेंट भी होता है। वो हमेशा वसु को सपोर्ट करता था और आगे की पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेट करता रहता था। जिसके बाद कहानी जो है वो वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि हम कृष्णा को जेल से रिहा होता हुआ देख पाते हैं। और कृष्णा को लेने के लिए उसका दोस्त, बचपन का दोस्त जिग्नेश भी आया था और वो यहाँ पर दोनों मिलते हैं और जिससे कि दोनों के काफी बड़े बात भी होती हैं। और निकलते ही सबसे पहले फिर वो एक सेल्फी लेते हैं और वो सेल्फी लेकर जिग्नेश सबसे पहले वसुधा के पास पहुंचाता है और वसु सेल्फी को देखकर रोने लग जाती है, क्योंकि वसु अभी भी कृष्णा से प्यार करती है। तो यहाँ से निकलने के बाद जिग्नेश और कृष्णा जो है वो साहू जी की शॉप पर पहुंचते हैं। दरअसल में सालों पहले कृष्णा जो है वो साहू जी की शॉप पर अकाउंटेंट का काम किया करता था और इसी बीच इसी शॉप का एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। कृष्ण साहू जी की शॉप पर अपना काम खत्म करके वापस लौट रहा था, लेकिन तभी अचानक से कृष्णा देखता है कि कुछ 3 बदमाश लोग जो हैं वो साहू जी की शॉप पर उन्हें लूटने के लिए पहुंच जाते। उन्होंने अपना पेज जो है वो पूरी तरह से कवर किया होता
और तो जो कृष्णा उनसे कहता है कि वह तीनों से तो नहीं लड़ पाएगा, लेकिन उन तीनों में से एक को तो वो आराम से पकड़ लेगा। और फिर तीनों को वहां पर भागने लगता है और उसमें से एक को पकड़ भी लेता है और तुम्हारे पास अच्छा मौका है कि तुम यहाँ से अभी भाग सकते हो। ये सुनने के बाद वो तीनों यहाँ से भाग गए थे। और बाद में जब कृष्णा अपनी चोल में वापस आता है तो वो यहीं पर रहने वाले पकिया नाम के लड़के से मिलता है और वो उसे 2-3 चांटे भी लगाता है और कहता है कि आज के बाद शाहू जी की दुकान के आसपास दिखना भी नहीं। दरअसल में कृष्णा ने पकिया को पहचान लिया था कि उन 3 आदमी में से एक पकिया था, लेकिन पकिया जो है वो असल में एक बदमाश आदमी होता है और वो जो अक्सर ऐसे काम किया करता था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कृष्णा जिस कंपनी में काम करता है वहाँ उसका बॉस उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया और बेंगलोर में 7 दिनों की ट्रेनिंग के बाद उसे जर्मनी भेजा जाएगा। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही ये बात बताने के लिए वसु के पास पहुंच जाता है। वसु ये बात सुनकर रोने लगती है। दरअसल में कृष्ण जो है वो जर्मनी 2 साल के लिए जाने वाला था, लेकिन वसु उससे कहती है कि मेरे आंसू को देखकर ये मत समझना कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अब कृष्णा का दिल भर आता है क्योंकि 2 साल वसु के बिना बिताना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हालांकि कृष्णा वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन वसु उसे कहती कि ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। वो कहती कि 2 साल की तो बात है, 2 साल के बाद वो दोनों शादी भी कर लेंगे और फिर हमेशा साथ रहेंगे। जिसके बाद वो अपनी चोल में वापस जाने लगते हैं। वो चौराहे पर रुकते हैं जहाँ पर की वसु कृष्णा से कहते हैं कि मैं ना यहाँ से जाती हूँ और तुम ना 5-10 मिनट के बाद ही वहाँ पर आना, वरना सभी को लग शक हो जाएगा हम पर, ठीक है। और वो भी ऐसा भी करते हैं। जब वसु चोल में जा रही थी तभी अचानक से वहाँ पर 3 बदमाश लड़के वहाँ पर आते हैं और वसु को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और वो वसु के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश भी कर रहे थे। और ये 3 लड़कों में से एक लड़का पकिया था और वो यहाँ पर कृष्णा पहुंच जाता है और वो उन लड़कों को, तीनों लड़कों बुरी तरह से मारने लगता है। उसके साथ एक हथियार भी लग चुका था, जिस वजह से वो उन तीनों में से 2 की तो जान ले लेता है और पकिया यहाँ से भाग चुका था। यहाँ से वो उन दोनों को सड़क पर घसीटते हुए लेकर आता है और खुद को सरेंडर कर देता है। जिसके बाद कहानी जो है वह प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर हम कृष्णा को देख पाते हैं जो कि 22 सालों के बाद चोल में वापस आया था और अपनी चोल को अच्छे से देख रहा था कि क्या छोड़ के गया था और क्या चोल में पाया है। वह सबसे पहले अपने कमरे में जाना चाहता था और वहां पर पहुंचने के बाद अपने 22 साल पहले कृष्णा ने इस कमरे में कुछ छुपाया था और वो छुपाया भी क्या था, एक अंगूठी। और वहीं पर आज वो लेने आया था। वो अंगूठी यहाँ पर नहीं थी और फिर तभी वहां पर एंट्री होती है वसु की। वसु यहाँ पर उससे मिलती है और दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। वसु यहाँ पर कृष्णा से कहती है मुझे मालूम था कि जेल से निकलने के बाद तुम यहाँ पर जरूर आओगे, और उसे ये भी मालूम था कि वो यहाँ पर अंगूठी लेने के लिए आया था। लेकिन सालों पहले ही वसु ने उस अंगूठी को कृष्णा के कमरे से निकाल लिया था। जिसके बाद वसु कृष्णा को उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर कि वो दोनों अक्सर मिला करते थे। और यहाँ पर कृष्णा वसु को बताता है कि आज रात की वही दुबई जा रहा हूँ और फिर मुंबई से वापस कभी नहीं लौटने वाला। तभी यहाँ पर वसु के हस्बैंड अभिजीत का कॉल आता है और यहाँ पर कृष्णा को मालूम चलता है कि वसु ने अभिजीत को उन दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया था। ये सुनकर कृष्णा पूरी तरह से हैरान रह जाता है और वसु से कहता है कि हम दोनों ने वादा किया था कि हम दोनों के बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर तो वसु कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था कि आगे बढ़ जाओ, और अब मैं जिस इंसान के साथ आगे बढ़ी हूँ उसे तुम्हारे बारे में ना बताऊं तो उस इंसान के साथ नाइंसाफी होगी। अब क्योंकि अभिजीत कृष्ण के बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए अभिजीत कृष्णा को घर बुलाता है। इसलिए वसु जो है वो कृष्णा को अपने घर ले जाने लगती है। लेकिन जबकि कृष्णा का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो वसु के घर जाए और अभिजीत से मिले। अब जब वसु के घर पहुंचता है तो उसे मालूम चलता है कि वसु का बिजनेस जो है वो काफी अच्छा चल रहा है और अभिजीत भी काफी अमीर आदमी है। और अभिजीत के घर पर पहुंचते ही उसे वो वकील मिलता है जिसने कृष्णा को छुड़ाने में मदद कराई थी। और उसे देखकर यहाँ पर कृष्णा को मालूम चलता है कि दरअसल में 2.5 साल की जो सजा कम कराई गई है वो दरअसल में अभिजीत की वजह से ही कम कराई गई है। लेकिन ये बात वसु को नहीं मालूम है। और फिर थोड़ी देर के बाद वसु यहाँ पर आ जाती है और जिसके बाद वो तीनों ही बातें करने लगते हैं। और वसु अभिजीत को बताती है कि दरअसल में कृष्णा जो है वो आज रात ही दुबई जा रहा है। जिसके बाद वसु को एक अर्जेंट काम आ जाता है ऑफिस के लिए, इसलिए वह तुरंत ही ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसके आ जाते ही अभिजीत यहाँ पर कृष्णा से बातें करने लगता है और वह तुरंत ही उस रात के बारे में पूछता है। हालांकि अभिजीत को उस रात के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन एक बार फिर से वो कृष्ण के मुंह से सुनना चाहता था। लेकिन यहाँ पर वसु ने जिस तरह से अभिजीत को बताया था उसी तरह से यहाँ पर कृष्ण भी अभिजीत को उसी तरह से सब कुछ बताता है कि उन तीनों लोगों में से उनमें से 2 को मार दिया था। एक लड़किया पकिया जो है वो भाग गया था। जिसके बाद उन दोनों लड़कों को उसने घसीटा हुआ और सड़क पर लेकर आया था और खुद को सरेंडर भी कर दिया था। लेकिन यहाँ से अभिजीत को आगे की स्टोरी नहीं मालूम थी। उसे जानना था कि आखिर आगे हुआ क्या था।
प्रज्ञा का क्या हुआ, जिस पर कि यहाँ पर कृष्णा बताता है कि उसके जेल जाने के बाद उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चिंता सता रही थी कि जेल में आ जाने के बाद अब प्रज्ञा जो है वो वसु के साथ कुछ भी कर ना दे। इसलिए कृष्णा ने वसु को अपनी पूरी फैमिली को लेकर मुंबई छोड़ने को कहा था। तब वसु ने ऐसा ही कहा था और उसकी पूरी फैमिली मुंबई छोड़कर चली गई थी। और फिर कुछ दिनों के बाद कृष्णा को मालूम चलता है कि थाईलैंड में महेश नाम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जो कि अरेस्ट हो चुका है और उसे थाईलैंड के में इंडिया लाया जा रहा है। लेकिन इंडिया में वह उसके बाद सारे बहुत दुश्मन होते हैं, तो महेश जो है वो उसी जेल में आ जाता है जिस जेल में कृष्णा है। तब हम क्रिमिनल्स को जेल में लाया जाता है जो कि महेश को मारना चाहते थे और महेश जो है वो यहाँ पर कृष्णा की शरण में आ जाता है और कृष्णा भी महेश को बचाने वाला है क्योंकि उन क्रिमिनल में से एक क्रिमिनल प्रज्ञा है। तो प्रज्ञा के साथ 4-5 लोग और भी होते हैं जो कि यहाँ पर महेश को मारने वाले हैं। एक दिन वो मौका देकर महेश को मारने के लिए आते हैं, लेकिन उसका सामना जो है वो कृष्णा से हो जाता है। तो कृष्णा यहाँ पर प्रज्ञा को पूरी तरह से मारता है और उसकी जान ले लेता है। तो प्रज्ञा को किस तरह से मारा कृष्णा ने, जब ये सारी स्टोरी अभिजीत को बता रहा होता है कि तभी पीछे से ये सारी बातें वसु भी सुन लेती है। और फिर बाद में महेश ने ही यहाँ पर कृष्णा की मदद की थी दुबई जाने के लिए और वो उसका सारा खर्चा भी उठा रहा था। कृष्णा ने प्रज्ञा को जेल में मार दिया था, ये बात वसु को नहीं मालूम थी, जिस वजह से वो उससे कुछ बात करना चाहती थी। इसलिए यहाँ पर वसु जो है वो कृष्णा को नीचे तक छोड़ने के लिए आती है और वो कृष्णा से कहती है कि इन 22 सालों में कोई दिन ही ऐसा होगा जब उसने इस पल के बारे में सोचा ना हो। जिस पर कृष्णा उसे कहता है कि इन 22 सालों में इन पलों के अलावा उसने कुछ सोचा ही नहीं। वसु उससे कहती है कि क्या तुम कभी मुंबई वापस लौटोगे, कि जिस पर कृष्णा मना करती है। कृष्णा वसु को समझाता है कि ये कहानी इतनी ही थी, हमें साथ इतना ही जीना था। वसु कृष्णा से कहती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही थी, जिस पर कृष्णा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करने आया था, जिससे बड़ी बात हो और कुछ भी नहीं हो सकती। जिसके बाद वसु जो है वो कृष्णा को गले लगा लेती है। यहाँ पे कृष्णा उसे कहता है कि बालकनी से अभिजीत सब कुछ देख रहा है, लेकिन वसु भी यहाँ बात बहुत अच्छे से जानती थी और उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कृष्णा जो है वो हमेशा के लिए दुबई जाने वाला है। तो कृष्णा जो है वो यहाँ से जिग्नेश के साथ निकल जाता है। बाद में जब वसु जो है वो अभिजीत के पास आती है तो अभिजीत यहाँ पर वसु से कुछ सवाल करता है और वो उससे ये भी कहता है कि मुझे ये बात जाननी है कि आखिर उस रात हुआ क्या था, क्योंकि वसु और कृष्णा जो है स्टोरी बता रहे थे वो और उसे सही नहीं लग रही थी। जिस पर वसु उसे रियल स्टोरी बताना शुरू करती है। उस दिन वो दोनों मिले थे और जब वसु चोल की तरफ वापस लौट रही थी तो उन तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन जो 2 लोग मारे गए थे वो कृष्णा के हाथ नहीं मारे गए थे बल्कि वसु के हाथ गलती से मारे गए थे सेल्फ डिफेंस में। और थोड़ी देर के बाद जब कृष्णा यहाँ पर आया तब तक वो पके यहाँ से भाग चुका था और वो दोनों लड़के मारे गए थे। ये देखकर यहाँ पर वसु पूरी तरह से घबरा जाती है और यहाँ पर कृष्णा उससे कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि वो ये सारा इल्जाम अपने ऊपर लेने वाला है। कृष्णा यहाँ पर वसु को बहुत अच्छे से समझा देता है और उसे अपने घर भेज देता है। उसके बाद कृष्णा ने खुद को सरेंडर कर दिया था और अगले दिन वसु जब उससे मिलने के लिए आई थी तो उसने ये उसे कहा भी था कि वो अपनी फैमिली के साथ दूर चली जाए और आज के बाद वो उससे मिलने के लिए कभी भी ना यहाँ पर आए। और साथ ही उसने ये भी आगे बढ़ने के लिए कहा था कि वह मतलब था कि शादी करने के लिए। तो इस तरह से कृष्णा ने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो अपने प्यार के लिए दांव पर लगा दी थी। दोस्तों, फिल्म और में कहा दम था कि डायरेक्टर और राइटर नीरज पांडे की अभी शानदार थ्रिलर फिल्मों के लिए जाना जाता है। पहली बार रोमांटिक जनर में उतरे नीरज ने रोमांस की में थ्रिलर का एंकल डालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अफसोस कि इस चक्कर में वह रोमांस और थ्रिलर में उलझ कर रह गए। खासकर फिल्मों की कहानी बेहद कमजोर है। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है और कृष्णा वसुधा की लव स्टोरी आपको एक खूबसूरत फिल्म की उम्मीद जगाती है। भाई जेल में सजा काट रहे अजय देवगन की चुप्पी किसी रहस्य की तरह नहीं होती, इशारा करती है, लेकिन इस दौरान फिल्म की धीमी रफ्तार आपके सब्र का इम्तिहान लेती है। इंटरवल तक तो बताओ दर्शक आप किसी चमत्कार की उम्मीद में फिल्म देखते हैं, लेकिन उसके बाद बार बार रिपीट होने वाले सीन आपकी सारी उम्मीद तोड़ देते हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में करीब 2.5 घंटे के बाद आप खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। बात अगर एक्टिंग की करें तो अजय देवगन और तब्बू ने अपनी रहस्यमय चुप्पी से फिल्म में जान डालने की हर संभव कोशिश की है, लेकिन हकीकत में फिल्म में उनसे ज्यादा फुटेज उनके जमाने किरदारों को मिली थी। उनके जमाने के दिनों के किरदार में नजर आए संतनु महेश्वरी और साई मंजरकर की जोड़ी पर्दे पर खूब जचती है। खासकर संतोनी ने पर्दे पर कमाल की एक्टिंग की है। लवर बॉयज ने से लेकर एंग्री यंग मैन तक के सेट्स पर वे जमे हैं। नीरज पांडे अपनी लिखी कहानी और सिगरेट के प्यार में पड़ गए थे, जिससे उनका काम प्रभावित हुआ था। कहाँ आउटआउटिंग लगती है और यही बात उनके निर्देशक पर भी लागू होती है। उनकी कहानी कहने का तरीका बहुत पुराना सा था। तो कहानी में भले दम नहीं था, लेकिन कहने का अंदाजा
निराला हो तो देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ नीरज असफल रहते हैं। संगीत नीरज की फिल्म में हमेशा से कमजोर पक्ष रहा है, लेकिन औरों में कहाँ दम था। अमृत म्यूजिक का और बैकग्राउंड म्यूजिक उम्दा है। नीरज जानते हैं कि उनकी फिल्म में खामोश पल ज्यादा है, लिहाजा बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और इस मामले में संगीतकार MM क्रीम ने अच्छा काम किया था। गीत अर्थपूर्ण है, हालांकि लोकप्रिय नहीं हो पाए हैं, और अजय देवगन भी के चेहरे के एक्सप्रेशन इन दिनों एक जैसे लगते हैं, चाहे शैतान देख लो या मैदान देख लो। औरों में कहाँ दम था, मैं उसी एक्सप्रेशन के साथ भी नजर आए, मानो मैदान के सेट से निकलकर वो औरों में कहाँ दम था कि सेट पर आ गए हो। उन्हें अभिनव के विविधता लाना जरूरी है, तब तो अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन फिल्म के अंत में ही उन्हें चंद ऐसे सीन मिलते हैं जहाँ वे अपनी प्रतिभा दिखाती है, और उन जैसे एक्ट्रेस को कम मौका देकर निर्देशक ने खुद अपना नुकसान किया था। और फिल्म देखने में दिक्कत तब होती है जब डायरेक्टर के पास दिखाने का कोई फिल्म ना हो। और औरों में कहाँ दम था कि साथ फिल्म की कहानी इतनी सी है कि आप किसी को भी 5 मिनट में सुना सकते हैं। इसके अंत में एक ट्विस्ट है जो आप फिल्म के शुरू होने पर आता हुआ देख लेते हैं। फिल्म में आगे क्या दिखाया जाएगा ये आपको पता है, जिसका मतलब है कि आपके पास कुछ नया देखने के मौका कम है। उसके ऊपर नीरज पांडे अपनी 4 लाइनों में फिल्म का कहानी को 2 घंटे और 30 मिनट को बनाने की पुरजोर कोशिश भी लगे हुए थे। ऐसे में वो एक ही सीन को 5 बार अलग अलग एंगल से रिपीट करते हैं। इसके अलावा उन्होंने फिल्म के ट्विस्ट को भी 3 बार दिखाया है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। मूवी का स्क्रीन प्ले एकदम घिसा पिटा है। ऐसी कहानियां हम सिर्फ फिल्मों में देखने के साथ साथ किताबों में भी पढ़ चुके हैं। ये फिल्म अगर बेइंतहा स्लो नहीं रही होती तो फर्स्ट हाफ में पूरी कहानी निपटा सकती थी। कहानी में कोई नयापन नहीं है, लेकिन मूवी के एक्टर्स ने अच्छा काम किया है, क्योंकि स्क्रीन प्ले इतना खराब है तो एक्टर्स के पास भी खास कमाल करने का मौका कम ही था। इसके बीच में शांतनु और महेश भरी ने अपना कृष्ण का किरदार काफी अच्छे से निभाया है। साई मंजरी करण ने उसका नाम ठीक ठाक ही काम किया है, हालांकि उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन की कमी जरूर दिखती है। अजय देवगन और तब्बू की जोड़ी को दोबारा साथ देखना अच्छा था, लेकिन